नमस्कार, आपका स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के अवरोध के चलते राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित। सभापति एम वेंकैया नायडू ने जताई सख्त नाराजगी। कहा, दिल्ली हिंसा पीड़ितों को राहत मुहैया कराने की आवश्यकता से संबंधित मुद्दे पर गुरुवार को होगी सदन में चर्चा। विपक्षी दलों का अवरोध लोकसभा में भी रहा जारी। नहीं चली प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही। कांग्रेस की अपने सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग। दिल्ली के कुछ हिस्सों में हाल ही में पैदा कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा लोकसभा की कार्यसूची में शामिल। कोरोना वायरस के चलते ईरान में फंसे भारतीयों के बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर दोपहर 2 बजे राज्यसभा में देंगे बयान। देश भर में कोरोना वायरस के 60 मामले। संक्रमण फैलने से रोकने के लिए इटली सरकार का बड़ा कदम। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के जमा होने और यात्रा पर लगाई पाबंदी। कांग्रेस के 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार का संकट गहराया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ी कांग्रेस। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा में बहुमत साबित करने का किया दावा। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के बाद शिवपाल सिंह ने भी हासिल किया ओलंपिक का टिकट। दक्षिण अफ्रीका में ACNW लीग में 85.47 मीटर का भाला फेंककर अपनी जगह की पक्की। विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के गतिरोध के कारण राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्यों ने अलग अलग मुद्दे उठाने का प्रयास किया। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने जरूरी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसी क्रम में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने अनुपूरक अनुदान मांगे 2019-20 से जुड़ा एक दस्तावेज सदन के पटल पर रखा। इसके बाद सभापति ने कहा कि दिल्ली में दंगों से पीड़ित लोगों को राहत मुहैया कराने की आवश्यकता और जांच आयोग के गठन के संबंध में नेता प्रतिपक्ष और अन्य सदस्यों के नोटिसों पर सदन में गुरुवार सुबह चर्चा होगी। इसके बाद उन्होंने सदन में शून्यकाल शुरू करने को कहा, लेकिन विपक्षी दलों के गतिरोध की वजह से सदन की कार्यवाही में बाधा आई, जिसके बाद सभापति को सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। Earlier discussed and also received a notice from the leader of the opposition and others about the need to provide relief to riot-affected people and families in Delhi, and also ask for an inquiry commission. I wanted to have the discussion today because the Lok Sabha also is taking up discussion of Home Ministry there. We will have the discussion in the first hour tomorrow morning about this, and members have to be ready. लोकसभा में आज कांग्रेस सदस्यों के गतिरोध के चलते सदन की कार्यवाही दोपहर 12:30 बजे और फिर 1:30 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सदस्य पूरे सत्र के लिए निलंबित अपने 7 सदस्यों का निलंबन वापस लेने की मांग करने लगे। पीठासीन उपाध्यक्ष डॉक्टर किरीट सोलंकी ने गतिरोध के बीच प्रश्नकाल जारी रखने का प्रयास किया। गतिरोध बढ़ता देख पीठासीन उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:30 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद 12:30 बजे फिर कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन गतिरोध जारी रहा। लिहाजा सदन की कार्यवाही दोपहर 1:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ संसद परिसर से जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं पंचानन का। पंचानन, विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के अवरोध के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई है। प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही भी नहीं चल सकी। बिल्कुल, देखिए 4 दिनों के अवकाश के बाद जो बजट सत्र का दूसरा हिस्सा है उसका दूसरा हफ्ता उसकी कार्यवाही आज शुरू हुई, लेकिन जैसा कि पहले हफ्ते में हमने देखा था कि दिल्ली में जो हिंसा हुई उसके मुद्दे को लेकर और उसके साथ कई और मुद्दे थे, उस पर दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल पाई। आज ये उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही चलेगी, लेकिन 11 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तो दोनों हाउसेस की जो कार्यवाही है उसको स्थगित करना पड़ा। उसका कारण अलग अलग रहा। राज्यसभा में फिर से ये मुद्दा उठा कि दिल्ली में जो हिंसा हुई है उस पर चर्चा की मांग की जाए।
267 नियम जो है उसके तहत कार्रवाई को स्थगित करके और दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा कराई जाए। हालांकि सभापति एम वेंकैया नायडू ने यह साफ किया है कि कल सुबह यानी फर्स्ट हाफ में राज्यसभा में दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा होगी। तो उसके बाद अब उम्मीद बन गई है कि 2 बजे जब हाउस की कार्यवाही शुरू होगी तो ये चर्चा होगी, क्योंकि कई सारे बिल यहाँ पर लगे हुए हैं जिसमें संस्कृत यूनिवर्सिटी जो 3 संस्थान है भारत के, उनको संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने से जुड़ा जो बिल है उस पर चर्चा पहले से चल रही है। आज उस पर चर्चा, अगर हाउस चला तो उस पर चर्चा होगी और बिल पारित होगा। उसके अलावा लोकसभा से 2 बिल जो पारित हुए हैं जिन पे दोनों पे अध्यादेश आया था, बैंक्रप्सी कोड है और इसके अलावा जो कोल माइंस से जुड़ा विधेयक है, उन दोनों को रखा गया है राज्यसभा में यहाँ पर पारित कराने के लिए। और इसके अलावा 3 और बिल भी हैं। तो लंबी एक सूची है राज्यसभा में कामकाज की और उम्मीद की जानी चाहिए कि 2 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो ये बिल जो है पारित कराए जाएंगे। लेकिन इस बीच एक डेवलपमेंट ये भी है कि लोकसभा में स्पीकर काफ़ी दिनों से, जब ये 7 सांसद उनको सस्पेंड किया गया था तो लोकसभा स्पीकर सदन में नहीं आ रहे थे। अभी वो 1:30 बजे जब कार्रवाई शुरू हुई है तो सदन में लोकसभा स्पीकर आ चुके हैं। तो इससे माना जा रहा है कि जो 7 जो सांसद है उनका सस्पेंशन भी शायद रिवोक हो सकता है, क्योंकि उसके लिए एक समिति बनाई गई थी। तो उस बारे में भी बातचीत चल रही है। लेकिन लोकसभा में नियम 193 के तहत दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा होनी है और उस पर जो जवाब है गृह मंत्री अमित शाह का शाम को आना है। चलिए पंचनन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो राज्यसभा में दोपहर 2 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर कोरोना वायरस की वजह से ईरान में फंसे भारतीयों के संबंध में बयान देंगे। ईरान में कोरोना वायरस के बीच भारत ने वहां फंसे अपने नागरिकों के पहले बैच को निकाल लिया है। सोमवार रात भारत से रवाना हुआ एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर 58 लोगों को लेकर कल तेहरान से गाजियाबाद के हिंडन वायुसेना स्टेशन पर पहुंचा। देश में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने पर अब इस वायरस से संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। ये नए मामले बेंगलुरु और पुणे से हैं। केरल में 8, कर्नाटक और महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 3 मामलों की पुष्टि हुई है। इस बीच 2 रोगियों के इलाज के लिए भारत में पहली बार 2 एंटी-HIV दवाओं का साथ में इस्तेमाल किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली, हरियाणा, केरल, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रियों से और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपालों से चर्चा की। कोरोना रोगियों की स्वास्थ्य की स्थिति का जायजा लिया। केंद्र सरकार ने हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है कि अपने अपने स्टेट्स में जब तक दुनिया में बीमारी है तब तक पूरी पैनी निगाह रखें। हम कोई भी बात को चांस पर नहीं छोड़ना है, ज़रा भी ढील नहीं देनी है। जितने भी संभावित कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी पूरी तरह से ट्रेसिंग करनी है। लोगों को जितनी जानकारी ज़रूरी है वो सब प्रकार के जो साधन हैं उनका इस्तेमाल करके हमने बराबर पहुंचानी है, ताकि लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह से एजुकेट हो जाएं, सक्षम हो जाएं। और साथ में इस बात को भी स्ट्रेस दे के कहा है कि जो बड़ी या छोटी गैदरिंग्स हैं, पब्लिक गैदरिंग्स हैं, जहाँ की अगर अवॉइड हो सकता है तो वो गैदरिंग्स भी अवॉइड होनी चाहिए। इस बीच कोरोना वायरस से जूझ रहे ईरान से 58 भारतीय जायरीनों को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान C-17 ग्लोब मास्टर कल गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा। ईरान से लौटे भारतीय नागरिकों को हिंडन में एक चिकित्सा केंद्र में पृथक रखा गया है। इन यात्रियों की चिकित्सा जांच की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने में सहयोग के लिए ईरान में भारतीय दूतावास के अधिकारियों, वहां गए भारतीय चिकित्सा दल और भारतीय वायुसेना के अलावा ईरान के अधिकारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ईरान से दूसरे भारतीयों को लाने पर भी काम कर रही है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से कहा है कि वो चीन, इटली, ईरान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी की यात्रा से बचें। मंत्रालय ने लोगों से ये भी कहा है कि कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए वो इन देशों में अनावश्यक यात्रा करने से बचें। इसके अतिरिक्त एक अन्य परामर्श में कहा गया है कि इटली और दक्षिण कोरिया से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड-19 नेगेटिव प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। ये कदम अस्थायी तौर पर उठाया गया है और 10 मार्च की आधी रात से ये प्रभावी है। साथ ही भारत ने फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के नागरिकों का वीजा अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में विशेष सचिव संजीव कुमार के मुताबिक सरकार स्थिति पर कड़ी निगरानी रखते हुए इस संक्रमण को फैलने से रोकने के हर संभव उपाय कर रही है। उन्होंने लोगों से खास सावधानी बरतने की अपील की है। जो भी यात्री चीन,
हांगकांग, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, इटली, थाईलैंड, सिंगापुर, ईरान, मलेशिया, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी की यात्रा करके आए हैं, उन्हें सेल्फ इम्पोज्ड क्वारंटाइन में रहना चाहिए 14 दिन के लिए। इसका अर्थ ये हुआ कि वो जिस दिन भारत पहुँचे हैं उसके बाद 14 दिन तक उन्हें क्वारंटाइन में स्वेच्छा से रहना चाहिए। नोवेल कोरोना वायरस के खतरे के कारण मणिपुर सरकार ने राज्य से सटी भारत म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा सील कर दी है। राज्य के गृह विभाग ने एक आदेश में कहा है कि म्यांमार के साथ मणिपुर की सीमा लगभग 400 किलोमीटर लंबी है। म्यांमार की सीमा कोरोनाग्रस्त चीन से लगती है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 60 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि हालात नियंत्रण में हैं। उन्होंने कहा कि मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी से सख्ती से निपटा जाएगा। हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा ने अश्विनी चौबे से खास बातचीत की। कोरोना वायरस के मामले 50 पहुंच गए हैं, लेकिन स्थिति सरकार के मुताबिक अभी नियंत्रण में बनी हुई है। हमारे साथ केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी हैं। सर, संख्या तो बड़ी है, लगभग 50 को पार कर गई है। अभी क्या स्थिति है? देखिए, पूरी तरह से स्थिति को सतर्कता पूर्वक हम लोगों ने कंट्रोल करने का प्रयास किया है। जगह जगह एडवाइजरी भी जारी किया है, उसके अनुसार से काम भी हो रहा है। नीचे के स्तर पर भी, जिला और जिला के नीचे पंचायत स्तर पर भी हमारी कई जगहों पर पंचायत के लोग बैठ रहे हैं और हमने उसको कंट्रोल भी किया है। खास करके जो बॉर्डर एरिया का है, वहाँ पर नेपाल के बॉर्डर पर जो 5 राज्य हैं, वहाँ काफ़ी पैमाने पर हमने स्क्रीनिंग भी किया है। लाखों लोग वहाँ पर स्क्रीनिंग हुए और जो हमारे पेशेंट हैं वो ठीक भी हो रहे हैं। 14 दिनों तक उनको अलग से रखना पड़ता है, वो घर जाने की प्रक्रिया में भी हैं, तो उनको हर तरह से और भगवत कृपा से कोई कैजुअलिटी भारत में नहीं हुआ है। ये सुखद है। हमने जो भी प्रोटोकॉल उसके लिए सुनिश्चित किए गए हैं, उसके उपचार हो रहे हैं और आइसोलेशन वार्ड भी हमने एडवाइजरी किया है। देश भर में अलग से उसकी व्यवस्था मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में लोग कर रहे हैं। तो यह हमने पूरी सतर्कता और सावधानी बरती है और उस पर कंट्रोल है। इसलिए कोई प्रधानमंत्री जी भी लगातार पिछले दिनों देखा आपने कि बहुत बड़ी मीटिंग उन्होंने करके सब प्रकार के एडवाइस भी दिया है। तो उनके परामर्श के अनुसार जो उनके सुझाव हैं वो भी अपनाई जा रही है। सर, जैसा कि हमने देखा कि चाइना ने वहाँ पर पूरा एक हॉस्पिटल्स बना दिए, बेड भी प्रोवाइड कराए, हालांकि उनके यहाँ तब भी वो कम पड़ रहे हैं। हमारी भी तैयारी इस दिशा में है। पूरी तरह से इस दिशा में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जगह जगह पर आइसोलेशन वार्ड कायम करने के लिए एडवाइजरी भी दिया है और हर नीचे के स्तर पर हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं कि कहीं, और मुझे लग रहा है भगवत कृपा हुई तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो बीमारी नियंत्रित हो जाएंगे और भी नियंत्रित हो। सर, मैं देखा मास्क को लेकर और जो अल्कोहल से जो हाथ धुलते हैं उसको लेकर, सैनिटाइजर को लेकर उसकी कमी है, ये सब भी बताया जा रहा है। तो क्या ये इन सब? मुझे लग रहा है कि लोगों में ये भ्रम भी है। अब हर लोग सैनिटाइजर खरीदने के लिए जा रहा है दुकान में, कोई ज़रूरत नहीं है जी। आम लोगों में जो इस प्रकार का अब दुकानों में होड़ लगी है, उस पर भी सरकार पूरी तरह ध्यान रखा है कि कोई भी इसका गलत फ़ायदा ना उठाए, नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए, इसके बारे में सचेत। तो अश्विनी चौबे थे, ये जो बता रहे थे कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं और सरकार का मानना है कि पर्याप्त उपाय हैं और स्थिति अभी नियंत्रण में है। मनोज के साथ संसद भवन से पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए उचित और पर्याप्त उपायों की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति C हरिशंकर की पीठ ने जनहित याचिका पर स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकार को ये निर्देश देने की मांग की गई है कि वे कोरोना वायरस के उपचार और जांच के लिए चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में आवश्यक जानकारियां उपलब्ध करवाएं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 4,200 को पार कर गई है। ये वायरस दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। चीन में इस वायरस से 22 और मौतों के बाद सिर्फ चीन में अब तक 3,158 मौतें हो चुकी हैं।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मंगलवार को कोरोना वायरस से पीड़ित वुहान शहर पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के प्रमुख केंद्र हुबेई प्रांत में और इसकी राजधानी वुहान में इस वायरस पर काबू पा लिया गया है, जिसके बाद अब हालात को सामान्य करने में प्रारंभिक सफलता मिल रही है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि 100 से अधिक देशों में घातक नोवेल कोरोना वायरस के फैलने के बाद इसके वैश्विक महामारी बनने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि संगठन ने यह भी कहा है कि अब भी इस वायरस पर नियंत्रण किया जा सकता है। चीन के बाद कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश इटली ही है। इटली में अब तक कोरोना वायरस के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इससे 631 मौतें हो चुकी हैं। पूरे इटली में यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होने पर भी पाबंदी लगा दी गई है, जिसके बाद दुनिया भर में विमानन कंपनियों ने इटली से आने जाने वाले हजारों विमान सेवाओं को फिलहाल बंद कर दिया है। इटली के सेना प्रमुख के भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इस बीच ब्रिटिश सांसद और स्वास्थ्य विभाग की मंत्री नदीन डोरिस कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हैं। अब तक ब्रिटेन में कोरोना वायरस के कारण 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ईरान में मरने वालों की तादाद बढ़कर 291 हो गई है। ईरान में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद अमेरिका ने ईरान से अपने सभी कैदियों को छोड़ने की अपील की है। तो वहीं कनाडा और मध्य अमेरिकी देश पनामा में भी कोरोना वायरस से मौत का पहला मामला सामने आया है। श्रीलंका में भी कोरोना संक्रमण के पहले मामले की पुष्टि हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना वायरस पीड़ित देशों से आए कर्मचारियों को घरों में रहने को कहा है। साथ ही कोरोना वायरस से वैश्विक अर्थव्यवस्था को 2000 अरब डॉलर के नुकसान की आशंका जताई है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की कल दिल्ली में बैठक हुई। इसमें राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। 17 राज्यों से राज्यसभा की 55 सीटों के लिए 26 मार्च को चुनाव होगा। मतदान के 1 घंटे बाद वोटों की गिनती की जाएगी। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 7 सीटों के लिए चुनाव होगा। तमिलनाडु से 6 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बिहार और पश्चिम बंगाल से 5-5 सीटों और ओडिशा, गुजरात, आंध्र प्रदेश से 4-4 सीटों के लिए चुनाव होगा। राज्यसभा के लिए असम, राजस्थान और मध्य प्रदेश से 3-3 और तेलंगाना, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड से 2-2 सीटों के लिए मतदान होगा। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय से राज्यसभा के 1-1 सीट के लिए उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार पर संकट गहरा गया है। राज्य की कांग्रेस सरकार को उस समय बड़ा झटका लगा जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। राज्य में अब पार्टी अपनी सरकार को बचाने के लिए प्रयासों में जुटी हुई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे त्यागपत्र में सिंधिया ने कहा कि वे पिछले 18 साल से पार्टी में रहे हैं, लेकिन अपने राज्य और देश की जनता की सेवा नहीं कर सके, इसीलिए अब पार्टी में नहीं रहना चाहते। दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण सिंधिया को कांग्रेस से निकाला गया है। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद उनके समर्थक, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों ने भी इस्तीफे देना शुरू कर दिया। बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और नरोत्तम मिश्रा विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के आवास पर पहुंचे। बीजेपी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति से मुलाकात की और उन्हें बेंगलुरु में रुके 19 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे सौंपे। विधानसभा के अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कहा कि विधायकों के खिलाफ विधानसभा के नियमों के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं राज्य में जारी सियासी संकट से निपटने के लिए कल कांग्रेस के विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री निवास में आयोजित की गई। बैठक में कई विधायकों ने भाग लिया। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बहुमत का दावा भी किया है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी कल अपने विधायकों के साथ बैठक की। 230 सदस्यों की मध्य प्रदेश विधानसभा में 2 सीटें खाली हैं। 22 सदस्यों के त्यागपत्र देने से विधानसभा की प्रभावी संख्या 206 रह जाएगी। किसी भी पार्टी को सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए 104 का जादुई आंकड़ा छूना होगा। कांग्रेस के विधायकों की संख्या सदन में 114 थी, लेकिन इन इस्तीफों के बाद विधानसभा में ये संख्या 92 रह गई है।
पार्टी को बहुजन समाज पार्टी के 2, समाजवादी पार्टी के 1 और 4 निर्दलीय सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। इन्हें मिलाकर कांग्रेस के समर्थन में अधिकतम 100 विधायक होंगे और वो बहुमत से 5 सीटें कम रहेंगी। बीजेपी के सदन में 107 विधायक हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हिंसा के सिलसिले में निलंबित आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन और पीएफआई समेत कुछ अन्य के खिलाफ धन शोधन और दंगों के लिए कथित तौर पर पैसा मुहैया करवाने का मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया है कि हुसैन के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ने मामला धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज किया है। ताहिर हुसैन पर पिछले महीने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान खुफिया ब्यूरो के कर्मचारी की हत्या का भी आरोप है। हुसैन वर्तमान में दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं। संकटग्रस्त यस बैंक ने मंगलवार को कहा कि उसके ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड और ऋणों का भुगतान अन्य बैंक खातों के माध्यम से कर सकते हैं। यस बैंक ने ट्वीट किया कि IMPS NEA फटी सेवाएं अब बहाल हो गई हैं। बैंक ने कहा है कि उसके ATM भी पूरी तरह से काम कर रहे हैं और ग्राहक निर्धारित राशि निकाल सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका और तालिबान के बीच समझौते पर प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन कर दिया है। प्रस्ताव में अफगानिस्तान सरकार से बातचीत के जरिए शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आग्रह किया गया है। इससे पहले अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कल बहुप्रतीक्षित आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे तालिबान कैदियों की रिहाई में आसानी होगी। कैदियों की रिहाई पिछले महीने अमेरिका और तालिबान के बीच एक शांति समझौते का एक हिस्सा थी। अशरफ गनी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद ही इस पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने पहले रिहा करने की तालिबान की मांग को खारिज कर दिया था। वहीं अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिक हटाने शुरू कर दिए हैं। 29 फरवरी को दोहा में तालिबान के साथ हुए शांति समझौते के मुताबिक ये कदम उठाया गया है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि दक्षिणी प्रांत हेलमंड की राजधानी लश्कर गाह और पश्चिमी प्रांत हेरात से सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग आने वाले समय में भारत के GDP पर प्रभाव डाल सकता है। मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की ओर से जारी रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि साल 2030 तक भारत में तापमान का स्तर बढ़ने से तेज गर्मी और धूप से खुले में काम करने वाले मजदूरों के काम की अवधि में कटौती हो सकती है, जिसका सीधा प्रभाव उत्पादकता पर पड़ेगा और भारत के सकल घरेलू उत्पाद पर सालाना 2.5% से 4.5% तक असर पड़ने का अनुमान है। अगर अगले 10 सालों में गर्मी से बचने के लिए प्रभावी अनुकूल प्रतिक्रिया और डीकार्बोनाइजेशन नहीं होता तो भारत की एक बड़ी श्रम शक्ति को गर्मी का शिकार होना पड़ेगा। भारत के जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी शिवपाल सिंह ने एक प्रतियोगिता के दौरान टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल कर लिया है। नीरज चोपड़ा के बाद शिवपाल टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल करने वाले भारत के दूसरे जैवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं। शिवपाल ने दक्षिण अफ्रीका में NCNW प्रतियोगिता के दौरान अपने 5वें प्रयास में 85.47 मीटर के स्तर के साथ स्वर्ण पदक जीता। विकास कृष्णन को एशिया ओशियान ओलंपिक क्वालिफायर मुक्केबाजी टूर्नामेंट के फाइनल में आज रजत पदक से संतोष करना पड़ा। आंख की चोट के कारण विकास फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाए। विकास कृष्णन को खिताबी मुकाबले में जॉर्डन के ऐशे हुसैन का सामना करना था। वहीं सिमरनजीत कौर का फाइनल में दक्षिण कोरिया की योंजी योह से आज मुकाबला होगा। वहीं MC मैरीकॉम, अमित पंघल, लवलीना और पूजा रानी, आशीष कुमार और सतीश कुमार को सेमीफाइनल में हारकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारत ने इस टूर्नामेंट से 8 ओलंपिक कोटा हासिल कर लिए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक नजर डाल लेते हैं देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। नमस्कार।